जय हिंद, जय भारत। जोहार बच्चों, जोहार दोस्तों। हम लोग इकोनॉमिक्स का सीरीज शुरू करने से पहले आज डिस्कस करेंगे पहले थोड़ा सा कि इकोनॉमिक्स है क्या, यानी इकोनॉमिक्स का मीनिंग, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जानने के लिए थोड़ा सा दो वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे। दो वर्ड क्या क्या? एक वर्ड है आवश्यकता। अब आवश्यकता का मतलब आप समझते होंगे, आवश्यकता या आवश्यकताएं आप बोल सकते हैं। और दूसरा है बाबू साधन। दूसरा साधन। तो किसकी आवश्यकताएं की बात कर रहे हैं सर? तो मनुष्य की आवश्यकताएं की बात कर रहे हैं हम। मनुष्य की आवश्यकताएं। आप भी एक मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ साथ आप एक स्टूडेंट भी हैं। तो आपका क्या क्या आवश्यकता होता है, हो सकता है आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका आवश्यकता हो सकता है कि आप कोई एक आवश्यकता है बुक खरीदने की। आपको एक बुक खरीदने की आवश्यकता है, आपको एक पेन खरीदने की आवश्यकता है, आपको इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने की आवश्यकता है, आपको अगर भूख लगा हुआ है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट चाहिए, आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ता भी करना आपका आवश्यकता है। आपके लिए एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा ड्रेस, ठीक है, भी पहनना आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपकी आवश्यकताएं सोचिए आप, क्या आपका आवश्यकता एक है? नहीं, आपका आवश्यकता अनेकों है। यानी हम मनुष्यों की आवश्यकताएं असीमित होती है। ये जो आवश्यकता होता है ये क्या होता है? असीमित होता है बाबू। हम मनुष्यों का जो आवश्यकता है वो क्या होता है? असीमित होता है। जबकि इसको पूरा करने का साधन, इन सारे आवश्यकताओं को आप पूरा कैसे करेंगे? तो पूरा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन आपके पास पैसा जो है क्या वो असीमित होता है? नहीं, पैसा जो है वो क्या होता है? सीमित होता है। तो ये सब है आवश्यकता। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको चाहिए पैसा। तो मान लो आपके पास मात्र 100 रुपये है। ये जो 100 रुपया है ये आपका कहलाता है कि आवश्यकता को पूरा करने का साधन। आवश्यकता को पूरा करने का साधन। अब आप सोचिए कि साधन आपके पास सीमित होता है या असीमित होता है? तो सर साधन जो है ये हम लोगों के पास सीमित होता है। साधन क्या होता है? ये सीमित होता है। क्या आपके पास अनलिमिटेड पैसा है? नहीं, हम लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, ठीक है। यानी साधन जो होता है वो सीमित होता है। तो साधन आपका क्या कहलाएगा? साधन आपका कहलाया यहां पर पैसा। ये रुपया जो है आपका साधन कहलाया। और ये जो चीजें हैं ये आपका आवश्यकता कहलाया कि आपको बुक भी खरीदना है पढ़ने के लिए, पेन भी खरीदना है, मूवी भी देखना है, नाश्ता भी करना है, कपड़ा भी खरीदना है और ट्रैवलिंग के लिए को गाड़ी भी चाहिए, ठीक है। तो और भी आवश्यकता है, बहुत सारी आवश्यकता ये होती है। यानी मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती है वो असीमित होती है, लेकिन उसको पूरा करने का जो साधन होता है वो सीमित होता है। तो इस सीमित साधन को बेहतर तरीके से हम कैसे प्रयोग कर सकें, इसी का अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में हम लोग करते हैं। यानी अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो हम लोगों को यह सिखाता है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति आप कैसे करेंगे। यानी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधन का बेहतरीन प्रयोग आप कैसे करेंगे, ये हम लोगों को सिखाएगा कौन? इकोनॉमिक्स। आई होप इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब जो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है, इकोनॉमिक्स का जो परिभाषा है बाबू, वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया है। तो क्या क्या परिभाषा दिया गया है सर?
तो पहले अर्थशास्त्री जिनको एडम स्मिथ कहते हैं हम लोग, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी धन संबंधित परिभाषा। किससे संबंधित? धन संबंधित धन संबंधित परिभाषा जो है वो किसने दिया है? तो धन संबंधित परिभाषा जो है वो एडम स्मिथ साहब ने दिया है। ठीक है। इसी प्रकार से मानव कल्याण संबंधित, ठीक है, मानव कल्याण संबंधित परिभाषा जो है ये हमारे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। मार्शल के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। मार्शल तथा पीगू साहब जो हैं ये परिभाषा दिए हैं किससे संबंधित? मानव कल्याण से संबंधित, ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित। इसी प्रकार से सीमित साधन के बेहतर प्रयोग कैसे करें, जहां पर हम लोगों को चयन करना होता है, जिसको हम लोग दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहते हैं। तो दुर्लभता पर संबंधित जो परिभाषा है वो रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है, और डेवलपमेंट यानी विकास संबंधित परिभाषा जो है वो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। यहां से जनरली एक सवाल एग्जाम में रहता है ये परिभाषा से रिलेटेड। क्या परिभाषा से रिलेटेड? कि कौन अर्थशास्त्री किससे रिलेटेड परिभाषा दिए हैं। तो धन संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ साहब दिए हैं, मानव कल्याण संबंधित परिभाषा एल्फ्रेड मार्शल साहब दिए हैं और पीगू साहब दिए हैं, जबकि दुर्लभता संबंधित परिभाषा जो है वो रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है, रॉबिन्स साहब दिए हैं, और डेवलपमेंट यानी विकास संबंधित जो परिभाषा है वो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे आज कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है फादर ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जनक यानी फादर, फादर ऑफ इकोनॉमिक, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक। तो अभी बताया आपको एडम स्मिथ साहब जो हैं इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दूसरा सवाल है, कहता है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटेन बाय, यानी वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है ये भी एडम स्मिथ साहब के द्वारा लिखा गया है, एडम स्मिथ साहब के द्वारा। हालांकि इस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक किसके द्वारा दिया गया है, लिखा गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा। तीसरा सवाल है, कहता है किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को, ये चन नहीं ये धन है बाबू, ठीक है, धन का विज्ञान का है। अभी तो बताए कि धन संबंधित परिभाषा किसने दिया? एडम स्मिथ ने, यानी तीनों सवाल का आंसर एडम स्मिथ ही है। तो धन संबंधित परिभाषा देखो, कहता है विच इकोनॉमिक्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, धन संबंधित परिभाषा, ठीक है, यानी धन का विज्ञान है इकोनॉमिक्स, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा एडम स्मिथ साहब ने हमारे कहे हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी, किसका कल्याण? मानव का कल्याण बाबू। तो कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? वेलफेयर रिलेटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोपोंडेड बाय, यानी वेलफेयर से रिलेटेड डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? कल्याण संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो मानव का कल्याण संबंधित परिभाषा जो है वो एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है, साथ साथ पीगू साहब के द्वारा भी दिया गया है। अगला सवाल की बात करें हम, तो कहता है दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे। द इकोनॉमिक्स हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी,
तो स्कैरसिटी कौन बोला था? स्कैरसिटी से रिलेटेड परिभाषा किसने दिया था? कौन ऐसा कहे थे कि अर्थशास्त्र में हम लोग दुर्लभता से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे? दुर्लभता मतलब क्या होता है सर? दुर्लभता मतलब होता है सीमित साधन। याद रखना, दुर्लभता का मतलब होता है सीमित। दुर्लभता का मतलब क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, तो दुर्लभता संबंधित जो परिभाषा है कि तो कहता है दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री। तो दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या था? रॉबिन्स। रॉबिन्स साहब के द्वारा ये बताया गया है। अगला सवाल है आज का हम लोग का, कहता है हु गेव डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? विकास संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? किससे संबंधित? विकास से संबंधित। तो विकास से संबंधित परिभाषा जो है वो सैमुअल्सन साहब ने दिया है। आई होप आपको समझ में मेरी बातें आ रहा होगा, और अगर आपको आ रहा होगा तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार की और भी वीडियो लगातार आपको मिलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगला क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र का सार है, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज, यानी अर्थशास्त्र का सार क्या है? दुर्लभता, स्कार्सिटी, चयन, चॉइस, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोनों, दुर्लभता भी और चयन भी। क्यों सर? देखो होता क्या है, अभी हम आपको बताया दुर्लभता का मतलब होता है सीमित। क्या चीज सीमित सर? साधन। हम लोगों के पास साधन क्या होता है बाबू? सीमित होता है। जब हम लोगों के पास सीमित साधन होता है और हम लोगों की आवश्यकताएं अनेक होती है, उस साधन में से हमको सिलेक्ट करना, ये देखना पड़ता है कि हम कौन से आवश्यकता को पूरा करें और कौन सी आवश्यकता को पूरा न करें। जैसे हमारे पास 100 रुपया है, मुझे किताब भी खरीदना है, मुझे उस पैसे से खाना भी खाना है, मुझे उसी पैसे में से 100 ही रुपया मेरे पास है, मूवी देखने का भी मुझे शौक है, कहीं घूमने के लिए भी जाना है। तो पैसा मेरे पास सीमित है, साधन मेरे पास सीमित है, लेकिन मेरी आवश्यकता जो है असीमित है। तो क्या सारी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उस आवश्यकता में से जो हम, मेरे पास अनेकों आवश्यकताएं हैं, उसमें से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि हम कौन सी आवश्यकता को पूरा करें और कौन सी आवश्यकता हमको हम छोड़ दें। कौन मेरे लिए ज्यादा जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। तो दुर्लभता यानी सीमित भी है हम लोगों के पास, सीमितता भी है और चयन का भी आवश्यकता पड़ता है। तो दोनों अर्थशास्त्र का सार है, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा हम लोगों का वो क्या होगा? उपयुक्त दोनों होगा। अगला सवाल की बात करें, कहता है क्या सत्य है? इसमें से कौन सा सही है? व्हाट इज ट्रू? साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल साधन जो है क्या है? सीमित होता है। आवश्यकताएं असीमित होती है, हाँ आवश्यकताएं असीमित होती है। उपयुक्त दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। देखो एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो दोनों सही है। साधन भी सीमित होता है और आवश्यकता भी असीमित होता है हम लोग का। साधन सीमित, आवश्यकता असीमित। फिर क्या कहता है? फिर देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को बस पलट दिया है, दूसरे मोड में पूछ दिया है। कहता है व्हाट इज ट्रू? साधन बराबर आवश्यकता होता है, मीन्स इज इक्वल टू वांट्स। साधन जो है वो क्या आवश्यकता से छोटा होता है? देखो ना इधर का साइन है, इसका मतलब यहां आवश्यकता को बता रहा है ज्यादा और साधन को बता रहा है कम। साधन को बता रहा है कम और आवश्यकता को बता रहा है ज्यादा। आवश्यकता तो ज्यादा है, होता ही है, और साधन हम लोगों के पास क्या होता है? कम होता है। क्या साधन ज्यादा और आवश्यकता कम होता है? नहीं। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा कि साधन हम लोगों के पास कम होता है और आवश्यकता हम लोगों का ज्यादा होता है। अगला सवाल है, आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा है? हु डिवाइडेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन माइक्रो एंड मैक्रो? माइक्रो और मैक्रो में किसने बांटा है? तो माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि में रैगनर फ्रिश साहब ने बांटा है। किसने बांटा है? रैगनर
फ्रीज साहब ने बांटा है। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि व्यष्टि और समष्टि क्या है। देखो इकोनॉमिक्स जो है बाबू, इसको दो भागों में बांटा गया है। दो दो इकोनॉमिक्स होता है, दो अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं सर, और समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं सर? तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तब आपको बताएंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में क्या अंतर है। उसके लिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल यूनिट इज अ स्टडी मटेरियल ऑफ। व्यक्तिगत इकाई अध्ययन विषय है। देखो आ गया, व्यक्तिगत इकाई जो है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत। माइक्रो मैक्रो, देखो यहां है माइक्रो, यह है मैक्रो, और यह कहता है बोथ। तो हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र है क्या। देखो व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को ही अंग्रेजी में इंडिविजुअल कहते हैं हम लोग। तो जब एक व्यक्ति के बारे में, एक प्रोड्यूसर यानी एक उत्पादक के बारे में, एक बाजार के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति, एक प्रोड्यूसर यानी एक उत्पादन करने वाला, एक बाजार तथा मांग पूर्ति का अध्ययन जब किया जाता है तो किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक उत्पादक, एक के बारे में जहां भी हम लोग अध्ययन करते हैं, एक उत्पादक, ठीक है, एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता, एक बाजार, एक बाजार, मांग पूर्ति, इन सब का जो अध्ययन होता है, इन सब का जो अध्ययन होता है बच्चों, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जबकि अगर बात करें पूरे अर्थव्यवस्था की, पूरे एक देश में कितने उत्पादक हैं उसकी बात किया जाए, पूरे एक देश में, पूरे एक अर्थव्यवस्था में कितने उपभोक्ता हैं उसका बात किया जाए, यानी जब होल इकोनॉमी की बात किया जाए तब वो हम लोगों का समष्टि कहलाता है। जैसे हम लोग इसी के अंतर्गत में एक व्यक्ति की आय का बात करते हैं हम लोग, आय यानी इनकम। एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, उपभोक्ता को कंज्यूमर इंग्लिश में बोलते हैं, एक बाजार, एक मार्केट, ठीक है, मांग को हम लोग डिमांड कहते हैं, डिमांड, सप्लाई, एक व्यक्ति का एक इनकम ऑफ 1 पर्सन। इसकी जब बात किया जाता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जबकि अगर समष्टि की बात करें बाबू, तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को राष्ट्रीय आय कहते हैं हम लोग हिंदी में, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, पूरा राष्ट्र का है, पूरा इकोनॉमी का है। इसकी जब बात किया जाए, समग्र मांग, समग्र मांग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसी प्रकार से समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति की जब बात करें, इसका जो अध्ययन किया जाता है समग्र पूर्ति का, यह हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, तो ये पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो इससे रिलेटेड आई होप कोई भी अगर सवाल आएगा आपके पास तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी सवाल उठ सकता है।
ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत करते हैं। जैसे यहां हम लोगों से पूछा था व्यक्तिगत इकाई का, तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगला सवाल की बात करें, कहता है इन विच ब्रांच नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड। देखो पूछ ही दिया है, राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, कौन सा इनकम, नेशनल इनकम। तो अभी बताया आपको नेशनल इनकम जो है वो हम लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत है। ठीक है, अगला सवाल है, एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में नामक पुस्तक लिखी थी। इन 1776 एडम स्मिथ रोट हिज बुक्स नेम्ड, यानी एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में किस नामक बुक लिखा गया था, यानी कौन सा किताब लिखा गया था। तो स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि इनके द्वारा लिखा गया था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक किताब इनके द्वारा लिखा गया था। एक बात और याद रखना यहीं पर कि अगर सवाल पूछे कि मार्शल साहब के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, तो इनके द्वारा लिखा गया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इनके द्वारा क्या लिखा गया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत, अर्थशास्त्र का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर पूछे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया, तो एडम स्मिथ के द्वारा। और अगर आपसे सवाल पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो जो किताब था वो एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। यह किसका कथन है, कौन ऐसा कहा था। इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। हु सेड, कौन ऐसा कहा था। क्या पीगू साहब कहे थे, मार्शल साहब कहे थे, रॉबिन्स साहब किए थे, या बेवारज किए कहे थे। तो ये रॉबिन्स का कथन है। किसका कथन है, रॉबिन्स का कथन है। ये बोले थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस के रूप में है। देखो ना, इस सवाल का आंसर अगर आप नहीं भी जानते हो तो थोड़ा सा ध्यान ट्रिक भी लगा सकते हो। इनके द्वारा वैसा कुछ नहीं बोला गया है, और मार्शल और पीकूत के द्वारा, दोनों के द्वारा सेम बात कहा गया है। तो एक ही ऑप्शन बचता है रॉबिन्स, तो इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। यह किसका कथन है। इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में था पॉजिटिव साइंस, इसमें क्या है हम लोगों का, नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव साइंस जो है ये पीगू के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। आर्थिक क्रिया मतलब जो हम लोग अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका आर्थिक क्रिया कहलाएगा, अपने लाभ के लिए कहलाएगा। दोस्त की शादी में सम्मिलित होना, ये तो आर्थिक क्रिया नहीं, ये कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते हैं। टू अटेंड द वेडिंग ऑफ फ्रेंड, ये नहीं होगा। घर में पूजा करना भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है, पूजा करना भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। विद्यालय में पढ़ाना और अपने घर की सफाई करना, तो घर का सफाई कर रहे हैं आप, वो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, अपना काम कर रहे हैं आप। विद्यालय में अगर पढ़ा रहे हैं आप, तो वहां से आपको या तो फी मिलेगा या तो आपको सैलरी मिलेगा। जनरली हम लोगों को सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है उसके कारण, उसके बदले में। तो विद्यालय में अगर पढ़ाते हैं तो हम लोग फायदा कमाने के लिए ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में अगर पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, ठीक है, तो उसके बदले उनको सैलरी दिया जाता है, तो ये हम लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा।
अगला सवाल देखो, कहता है इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इकोनॉमिक्स जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है, विज्ञान एवं कला दोनों है। ऐसा किसने कहा है? इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। हु सेड इट? ऐसा किसने कहा है? ऐसा एडम स्मिथ साहब ने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। अगला सवाल है, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, ये हम लोग देख चुके हैं कि एडम स्मिथ का लिखा हुआ किताब है। नेक्स्ट है, व्हिच इकोनॉमिक्स गिव प्रेफरेंस टू ह्यूमन अगेंस्ट वेल्थ। कहता है किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया है? धन के स्थान पर मानव को। तो देखो एडम स्मिथ जो थे वो धन का विज्ञान कहते हैं अर्थशास्त्र को, मार्शल और पिगू का कहते हैं कि मानव का कल्याण के लिए है। तो एक धन के स्थान पर मानव का जो स्थान दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? मार्शल साहब और पिगू साहब के द्वारा। तो मार्शल साहब तो ऑप्शन नहीं है हम लोगों का, तो आंसर क्या होगा? ये पिगू साहब के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी बातें आपके साथ हम आज डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। आप तब तक अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।